हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि यूज़फुल हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोलिब्डेनम इज लोकेटेड इन। नाम क्या है? क्लाइमेक्स माइन। क्लाइमेक्स माइन क्या है? एक एलिमेंट मोलिब्डेनम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो याद रखना, ये जो क्लाइमेक्स माइन है वो यूएसए में लोकेटेड होती है। ये जो मोलिब्डेनम है, इसका ये जो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास जो है वो होता है 42, और ये कहाँ पे है? कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूएसए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A mixture of sodium chloride and ammonium chloride can be separated by। हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, यानी कि NaCl जो हम नमक के बारे में बात करते हैं, और उसमें प्रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड। तो अगर हमें इसको सेपरेट करना है तो हम कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? तो पहला है सब्लिमेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ है डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सब्लिमेशन। अब देखो, सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? जब भी कोई चीज़ सॉलिड से गैस में चेंज होती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोल देंगे। अब देखो, होता क्या है कि जब हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड भी है और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी है, तो देखो इतना तो हम सबको पता है कि ये जो सॉल्ट होता है, यानी कि जो NaCl होता है, वो सबलाइन नहीं करता है, यानी कि वो सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसमें सब्लिमेशन होती है, यानी कि ये सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी? सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों सॉल्ट्स को अलग करना है तो हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, सिंबल फॉर एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो, जब भी हम अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ सिंबल्स लिखे होते हैं। जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है तो उसका सिंबल होगा H। अगर हीलियम के बारे में बात करनी है तो उसका सिंबल क्या लिखा होगा? He लिखा होगा। लिथियम के लिए Li, ऑक्सीजन के लिए O हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए N हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूँ तो गोल्ड का सिंबल होता है Au। अगर सिल्वर के बारे में बात करेंगे तो उसका सिंबल होता है Ag। अगर हम टिन के बारे में बात करते हैं तो उसका सिंबल क्या होगा? Sn। टंगस्टन के बारे में बात करोगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है? सिंबल्स है जो हम अपने अभी के पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया था बर्जीलियस ने। वैसे तो डेल्टन ने भी सिंबल्स दिए थे, लेकिन उसने जो सिंबल्स दिए थे ना वो कुछ इस तरीके से थे कि सर्कल्स थे, उसके अंदर एक लाइन, दो लाइन, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरीके से थे, ठीक है, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। फिर उसके बाद जो बर्जीलियस था उसने लैटिन लैंग्वेज से ये जो सिंबल्स थे वो डिराइव किए थे। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि लैटिन लैंग्वेज से ही क्यों उठाए गए? तो देखो, होता क्या है, जैसे अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये कॉमनली यूज लैंग्वेजेस है। तो होता क्या है कि पहले की जो हिंदी थी वो थोड़ी अलग थी। अब क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ नए वर्ड्स भी ऐड ऑन होते जाते हैं। पहले शायद इतनी इंग्लिश हम नहीं यूज़ करते थे इस हिंदी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन अब बहुत सारी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस इस हिंदी लैंग्वेज के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो समय के साथ बहुत सारे उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जब भी हम लैटिन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है, तो यानी कि उसमें क्या कोई चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये सारे के सारे सिंबल्स हमने कहाँ से उठाए हैं? बर्जीलियस ने कहाँ से उठाए हैं? लैटिन लैंग्वेज से उठाए हैं, ठीक है। नाम पूरा क्या है? जॉन्स जेकब बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, identify the correct pair of elements among the following which are liquid at room temperature and standard pressure। इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। तो पहला ऑप्शन है ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, सेकेंड ऑप्शन है मरकरी एंड रुबीडियम, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन एंड थैलियम, एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रोमीन एंड मरकरी। अब इसको ध्यान से सुनो।
देखो जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं हार्ड, ठीक है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं मेनली। जब भी हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, हीलियम, तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ज़्यादातर या तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे या तो ये गैशियस फॉर्म में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे ना दोनों के अंदर ही, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के अंदर ही हमें देखने को मिलती है एक्सेप्शन। जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो एक मेटल होता है विच इज़ मरकरी। ये जो मरकरी है उसका सिंबल क्या होगा, Hg, ठीक है। तो ये जो मरकरी होता है वो होता तो एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर में ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर मैं नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं तो नॉन मेटल वैसे किस में पाए जाते हैं, सॉलिड या फिर गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है ब्रोमीन की, ठीक है। तो मरकरी क्या है, एक मेटल है, मेटल होते हुए वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल होते हुए भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, यानी कि ब्रोमीन एंड मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में, तो ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना वो ज़्यादातर होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में, तो ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। अब देखो कुछ कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और जो बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको हम, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल देंगे। अब एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के अंदर या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर कौन आता है, जिंक ऑक्साइड। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड भी आ सकता है, इसके अंदर इवन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर लेड का ऑक्साइड भी आ सकता है, इसके अंदर बेरिलियम का ऑक्साइड भी आ सकता है। तो इस सारे के सारे जो भी मैंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के बारे में बात की है वो कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा जिंक ऑक्साइड। इसको भी पढ़ो। ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि दोनों एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और साथ में पानी बनाएंगे। मेटल जैसे कि टिन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, लेड, बेरिलियम, ये सारे के सारे क्या फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी देख लो, ये क्या है, जिंक का ऑक्साइड। ये जिंक का ऑक्साइड जब H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी क्या बना रहा है, सॉल्ट और पानी बना रहा है। और जब ये जिंक ऑक्साइड NaOH क्या होता है, बेस, तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और साथ में पानी बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे बनेगा Na2ZnOH4 और साथ में पानी बनेगा, ठीक है। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट, और साथ में बना रहा है ये वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में, तो सिल्वर जो होता है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे आता है, यानी कि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता है, वो पानी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता है। लेकिन तुमने देखा होगा जब तुम सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो या फिर अगर तुम्हारे घर पे सिल्वर के आर्टिकल्स हैं तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं अगर तुम उसको एक्सपोज रखोगे एयर में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सिल्वर होता है ना वो किसके साथ रिएक्ट करता है, H2S के साथ, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। तुम सल्फर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन, मोस्ट स्पेसिफिकली जाओ तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करेंगे। तो सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। और देखो सिल्वर क्या है, Ag, ठीक है। Ag जब H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या,
Ag2S बन जाएगा, यानी कि सिल्वर का सल्फाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन Ag2S। यहाँ पे भी देखो सिल्वर जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी कि H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, और फिर वो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S, जो कि ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना verifies the fact that light travels much faster than sound। इनमें से ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो हमें ये बताता है कि जो लाइट है वो ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। फर्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट स्काई। क्या कोई आवाज़ आती है? यहाँ पे नहीं आती। सेकेंड है लाइटनिंग ऑफ अ मैच स्टिक, तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है उतना क्लियरली। थर्ड ऑप्शन है थंडर स्टॉर्म। अब देखो जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो क्या होता है, पहले बिजली आती है, ठीक है, यानी कि लाइटनिंग होती है, एंड देन उसके बाद साउंड सुनाई देती है। इसी से हमें पता लगता है कि जो लाइट है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। देन फोर्थ ऑप्शन इज़ मिराज। मिराज जैसे जब हम देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह में कि कोई पर्सन जो है वो रेगिस्तान में गुम हो गया है, तो उसको थोड़ा बोल सकते हैं कि भ्रम होना शुरू हो जाता है कि आगे पानी है, तो वो जो भ्रम है उसको हम मिराज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है जो वेरीफाई कर रहा है कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, तो वो किससे डिपिक्ट हो रहा है, थंडर स्टॉर्म से डिपिक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछी हुई है। तो जब भी हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो बार बार मतलब अपने आप को रिन्यू कर सकता है। जैसे अगर मैं विंड एनर्जी के बारे में बात करूं, अगर मैं बायोमास के बारे में बात करूं, अगर मैं सोलर एनर्जी के बारे में बात करूं, तो ये अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं कोल या पेट्रोलियम के बारे में बात करूँ तो इसको बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। और जो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी। पेट्रोलियम को बड़ा टाइम लगता है, कोल को बड़ा टाइम लगता है बनने के लिए, और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर क्या आता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं। इसके अंदर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी और बायोमास के बारे में बात करते हैं। एनर्जी सोर्सेज जो कि कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं नेचर में और लिमिटलेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, सबसे पहले तो आइसोटोप। तो आइसोटोप का क्या मतलब होता है, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास तो होगा डिफरेंट, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, से। अब ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जैसे जब भी हम अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं। तो मान लो ये है मेरा एलिमेंट, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है और उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है। तो ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये क्या डिपिक्ट कर रहा होता है, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास। और ये जो Z है वो क्या डिपिक्ट कर रहा होता है, एटम का नंबर डिपिक्ट कर रहा होता है। ये जो एटम का नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनचार्ज्ड स्पीशीज। ठीक है, वहीं पे किसी भी एटम का मास कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, उसके न्यूक्लियस में होता है ना। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, आइसोटोप क्या है, जिनका एटॉमिक मास तो है अलग अलग लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। और हम यहाँ पे किसके आइसोटोप के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटियम। ये जो प्रोटियम होता है इसी को हम हाइड्रोजन भी बोल देते हैं।
ठीक है। एक होता है ड्यूटीरियम, और एक होता है ट्रीटियम। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन जब हम मास के बारे में बात करेंगे तो इसका होगा 1, इसका होगा 2 और इसका कितना हो जाएगा, ट्रीटियम का 3 हो जाएगा। अब देखो अगर जैसे मैंने लिखना हो H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंस में जो आइसोटोप एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन का, वो ये प्रोटियम या हाइड्रोजन वाला ही होता है। ड्यूटीरियम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ D2O, तो क्या बन रहा है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बन रहा है। और इस ड्यूटीरियम ऑक्साइड को हम क्या बोल देते हैं, हार्ड वाटर बोल देते हैं। ठीक है, पानी है बट कैसा पानी है, हार्ड है। हार्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा है। ठीक है, और एक है ट्रीटियम। ट्रीटियम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो ट्रीटियम होता है यही क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव यानी कि जो कुछ एमिशंस बाहर निकालता हो। तो ये जो ट्रीटियम होता है ना, वो लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है, जिसकी वजह से कैसा होता है, नेचर में रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा C ऑप्शन, यानी कि ट्रीटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Which one of the following does not form oxides on reaction with oxygen? इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ काम आएगी, यहाँ पे काम आएगी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़। पहले तो ऑप्शन देखो, मैग्नीशियम, लेड, टिन, सिल्वर। अब देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं ना, तो सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं नेचर में। इनको हम नोबल मेटल्स भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि उसको किसी और की ज़रूरत होती ही नहीं है, ये किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा ही नहीं, वो तो लीस्ट हम बोल सकते हैं रिएक्टिव है। और लीस्ट रिएक्टिव इन सब में से कौन है, अपना सिल्वर है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सिल्वर। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, रुदीनियम हो गया, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, नोबल मेटल्स के। ये जो नोबल मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज। अब देखो जब भी हम फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। तो अब यहाँ पे बना के देखते हैं, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, पहले वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरे वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। 8 और 2 कितने होंगे अपने पास, 10। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंसी का क्या मतलब होता है, वैलेंसी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 2 ऑप्शन है इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो एक ऑप्शन क्या है कि ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें यहाँ से बाहर। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देगा तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि कहीं से ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो टोटल 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी होगी, 5 और 3 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा D ऑप्शन 3 और 5। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो उससे भी आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर पास आने वाला है, तो आई होप आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।